हेलो ऑल। हमारा आज का थियोरी का जो यूनिट है उसमें हम लोग देखेंगे डेटाबेस डिज़ाइन, ईआर डायग्राम्स एंड यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन मतलब it is an organization of a data according to the database model. The designer determines what data must be stored and how the data elements interrelate. With this information, they can begin to fit the data to the database model. Database model का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है? अभी ये देखो, ये हो गया डेटाबेस डिज़ाइन। ओके, डेटाबेस डिज़ाइन में अभी हम लोग को क्या दिख रहा है? ये एक एम्प्लॉय टेबल है, फिर ये डिपार्टमेंट्स टेबल है, फिर यहाँ पे ये डिपार्टमेंट टेबल है, और ये तीनों टेबल एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक है। अभी ये देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर पीईपीटी कोड है, उसका डेटा टाइप दिया है। तो ये सब चीज़ें डेटाबेस डिज़ाइन में आती है। और साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि एक टेबल का जो कॉलम होता है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है वो एम्प्लॉय आईडी कॉलम और किसी टेबल में यूज़ किया है ताकि हम लोग जाकर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में हम लोग उसको ज्वाइन करके उसमें से डेटा भी निकलवा सकते हैं। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉयज़ टेबल में से है और एम्प्लॉय आईडी जो है वो डिपार्टमेंट्स टेबल में भी प्रेजेंट है। ओके, और ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये डिपार्टमेंट टेबल में है और साथ साथ में एम्प्लॉय टेबल में भी है। ओके, और इससे हम लोग को और एक चीज़ पता चलती है, ये देखो प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की मतलब यूनिक वैल्यूज़ और फॉरेन की मतलब मल्टीपल वैल्यूज़। तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन को समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो आता है वो है ईआर मॉडल। अभी ईआर मॉडल मतलब इट्स एन आर्किटेक्चर। ओके, जैसे कि अभी सपोज कोई भी बिल्डर, रियल इस्टेट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी बिल्डर जो होता है, जो भी बिल्डिंग को बिल्ड करता है, तभी वो हमेशा उसका एक आर्किटेक्चर बनाता है। आर्किटेक्चर से उनको ये पता चलता है कि कौन सा रूम किधर रहेगा, ब्लॉक क्या रहेगा, उनका स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा, एक बेसिक आइडिया आ जाता है। ओके, तो ईआर मॉडल कुछ वैसे ही होता है। हमें डेटाबेस टेबल का एक स्केलेटन मिलता है। ओके, जिसमें हम लोग एंटिटीज होती है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर उसकी रिलेशनशिप्स हमें पता चलती है। ओके, तो ईआर मॉडल ये देखो, और यहाँ पे भी लिखा है ईआर मॉडल स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इट इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल। दिस मॉडल is used to define the data elements as well as relationships for the specific system. Okay, अभी सपोज आप कॉलेज का डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं तो उसका ईआर मॉडल अब सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट टेबल कर सकते हैं, कॉलेज टेबल हो सकता है, या फिर कोर्स करके टेबल होता है। ऐसे बहुत सारे टेबल्स बनाओगे और उन टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करोगे ताकि आपको सारे टेबल्स में से डेटा मिल सकता है। मतलब ये टेबल्स को लिंक क्यों करते हैं? अभी सपोज स्टूडेंट टेबल है, वो कोर्स के साथ क्यों लिंक कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि हमें ये पता चलता है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के कौन से कोर्स कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट्स कौन से कर रहा है, इन शॉर्ट। ओके, तो ऐसे इसलिए हम लोग टेबल्स को लिंक करते हैं ताकि हम लोग को पता चले। एक ही टेबल में सब कुछ डेटा नहीं रख सकते, तो इसलिए चंक्स में डेटा टेबल टू टेबल डिवाइड हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट करके है। एंटिटी मॉडल में हमेशा इस तरह से एंटिटी रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पे स्टूडेंट होता है, ओके, और यहाँ पे नेम, आईडी, एज, एड्रेस सब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारा ईआर मॉडल। अभी हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है ईआर डायग्राम्स। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, ईआर डायग्राम्स मतलब इट्स एन बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ टेबल एज वेल एज
रिलेशनशिप हम लोग को टेबल में क्या है, किस तरह से है, वो हमें पता चलता है। अभी लेट्स यहाँ पे देखो, नीचे एक सिंपल डायग्राम है, इसमें क्या है, एक स्टूडेंट टेबल है, ओके, और एक है कॉलेज टेबल। अभी स्टूडेंट और कॉलेज, इन दोनों के बीच में ये डायमंड जो है वो रिलेशनशिप हम लोग को मेंशन करना है। और उनमें रिलेशनशिप क्या है, तो स्टडी, मतलब स्टूडेंट स्टडीज कॉलेज, ओके। और स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फिर स्टूडेंट का एड्रेस है। और कॉलेज में क्या है, कॉलेज का आईडी है और कॉलेज का नाम है। मतलब अभी मुझे सपोज एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ओके, स्टूडेंट तो मिल गया, बट वो कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मुझे सिर्फ स्टूडेंट टेबल से मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही कॉलम्स है जिसमें कोई भी कॉलेज का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं स्टूडेंट टेबल को कॉलेज टेबल के साथ ज्वाइन करूँगा, और ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चलेगा, ओके, ये देखो, ये स्टूडेंट जो है वो इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो जो यूनिवर्सिटी होती है उनके डेटाबेस में कुछ इस तरीके से का ही स्ट्रक्चर होता है। हर एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन कॉलेज के साथ लिंक होता है, तब जाके उनको पता चलता है कि ओके, ये वाला स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये स्टूडेंट का रिजल्ट इस कॉलेज में भेज रहे हैं। आप लोग को यूनिवर्सिटी से मार्कशीट आती है, वो कैसे आती है, वो यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलता है, उनको हर एक स्टूडेंट का वो देखते नहीं बैठते, वो सीधा एक लमसम में स्टूडेंट्स को उठाते हैं और उनका कॉलेज देखते हैं, ओके, ये सारे स्टूडेंट्स ये कॉलेज में होते हैं, तो उस हिसाब से वो मार्कशीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। अभी ER डायग्राम्स के कुछ इश्यूज भी है, जैसे कि यूज ऑफ एंटिटी सेट वर्सेस एट्रीब्यूट, दूसरा है यूज ऑफ एंटिटी सेट वर्सेस रिलेशनशिप सेट, फिर तीसरा है यूज ऑफ बाइनरी वर्सेस एन एरे रिलेशनशिप सेट, बाद में है प्लेसिंग रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स, ओके। तो ये होते हैं कुछ ER डायग्राम्स के इश्यूज। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीक एंटिटी सेट। अभी वीक एंटिटी सेट मतलब क्या होता है, एन एंटिटी दैट कैनॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड by its own attributes and relies on the relationship with other entity called as weak entity, okay। मतलब हम लोग एंटिटी से ये पता नहीं कर सकते कि ये यूनिक है या नहीं, ओके। अभी यहाँ पे एक नीचे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ये देखो, ये बैंक अकाउंट, ओके। तो बैंक अकाउंट जो होता है वो हो गया वीक एंटिटी। मैं आपको सिर्फ बैंक का अकाउंट नंबर देता हूँ, तो उसे आपको पता चलेगा वो कौन से बैंक का है, नहीं पता चलेगा। साइमल्टेनियसली आपको बैंक का भी इंफॉर्मेशन लगेगा, जैसे कि बैंक नेम, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल में वही दिया है, फॉर एग्जांपल अ बैंक अकाउंट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड विदाउट नोइंग बैंक टू विच द अकाउंट बिलोंग्स, सो बैंक अकाउंट इज ए वीक एंटिटी सेट। अगर मैं एक रैंडमली अकाउंट नंबर किसी को दे देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मुझे इसका ये पर्टिकुलर अकाउंट आईडी है, वो किस बैंक में है, ही कैन नॉट फाइंड, क्योंकि वो आईडी से कितनी बैंक्स में सर्च करेगा, तो उसको वो बैंक का नेम भी पता होना चाहिए। और बैंक नेम किधर होएगा, बैंक एट्रीब्यूट, मतलब जो बैंक करती एंटिटी होएगा उसमें प्रेजेंट होएगा। इसीलिए बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन बैंक एंटिटी, ओके। अभी एक आपको और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ वीक एंटिटी का। सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, ओके, और मुझे बोला है कि ये रोल नंबर को फाइंड आउट करो, ये रोल नंबर को कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं। सो हाउ कैन आई फाइंड आउट, मैं उसको फाइंड नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी से। मैं क्या बोलूँगा, मुझे स्टूडेंट आईडी के साथ साथ मुझे कॉलेज का भी डिटेल्स लगेगा, स्टूडेंट का नाम भी लगेगा, तब जाके मैं स्टूडेंट का नाम छोड़ो, सिर्फ कॉलेज का नेम लगेगा, तब जाके मैं आपको बता सकता हूँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी किस कॉलेज में है। आई कैन नॉट से दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज स्टडीड इन दिस कॉलेज, नो। इसीलिए स्टूडेंट आईडी जो है
वो हमेशा डिपेंड किस पे होता है, कॉलेज पे। और स्टूडेंट आईडी हो गया वीक एंटिटी, क्योंकि उससे एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ सकता है या फिर कौन से कॉलेज में पढ़ा है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ वीक एंटिटी सेट। अभी आता है रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा refers to the metadata that describes the structure of a data within certain domain। जैसे कि जब भी रिलेशनल डेटाबेस का कंसेप्ट आया था, ओके, तभी भी मैंने यही एग्जांपल दिया था। मतलब जो टेबल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, जिसका रिलेशन लगा के हम लोग एक से ज़्यादा टेबल से डेटा निकलवा सकते हैं। अभी यहाँ पे ये यूजर्स टेबल है और ये रेटिंग्स टेबल है। तो कौन से यूज़र ने क्या रेटिंग दिया है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये यूज़र आईडी जो कॉलम है वो इस रेटिंग टेबल में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके मुझे पता चलेगा उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी ने क्या क्या रेटिंग दिया है। सो दिस इज नथिंग बट अ रिलेशनल स्कीमा, जो हमेशा रिलेशनशिप बताता है, टेबल कैसे इंटरलिंक होते हैं। अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन टू द यूएमएल। दैट इज, यूएमएल का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। मतलब अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है और उसका हमें स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूएमएल। और यूएमएल के भी बहुत अलग अलग टाइप्स के डायग्राम्स होते हैं, जैसे कि क्लास डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम है और यूज केस डायग्राम है। ओके, अभी सबसे पहले क्लास डायग्राम को देखते हैं। क्लास डायग्राम का मतलब होता है हमारे प्रोजेक्ट में कौन से क्लास है। अभी लेट्स सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एनिमल करके क्लास है, ओके, और एनिमल क्लास में क्या क्या आता है, डक आता है, फिश आता है, ज़ीब्रा आता है। मतलब इतने सारे अलग अलग क्लासेस इंटरलिंक है इससे एनिमल क्लास से। तो ये क्लास डायग्राम हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली कितने कितने क्लासेस हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। दूसरा होता है कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब वो हमें प्रोजेक्ट का फ्लो बताता है। ओके, अभी ऑर्डर शॉपिंग करके एक है, ओके, तो कस्टमर जो होता है वो ऑर्डर प्लेस करता है, ओके, और यहाँ पे और एक पार्ट है वो है सिक्योरिटी। ओके, तो कंपोनेंट डायग्राम हमें जो प्रोजेक्ट का फ्लो होता है उस हिसाब से हमें कंपोनेंट डायग्राम बनानी पड़ती है। तो ये भी एक यूएमएल का एक पार्ट है, कंपोनेंट डायग्राम। अभी हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम इज सिमिलर टू द क्लास डायग्राम। अगर आप ऑब्जेक्ट डायग्राम को बना रहे हैं तो आपको शायद क्लास डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। अभी यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र एक क्लास है, ओके, और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा वीडियो गेम करके एक क्लास बनाया है, ओके। तो ये जो यहाँ पे आईडी करके रहेगा यूज़र आईडी, वो आईडी इस वीडियो गेम जो है उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब एक यूज़र कितने सारे वीडियो गेम्स खेलता है वो हम लोग देख सकते हैं। मतलब ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। वीडियो गेम जो होता है वो हम लोग फिजिकली देखते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, और यूज़र होता है वो भी हम लोग फिजिकली देखते हैं। सो ये भी एक टाइप हो गया यूएमएल डायग्राम। बाद में लास्ट में आता है हमारा जो लास्ट वाला डायग्राम है वो है यूज केस डायग्राम। ओके, तो यूज केस में क्या होता है, हमारा एक कस्टमर होता है। मतलब अगर आप कोई भी डोमेन लेते हैं तो उस हिसाब से आपका जो डायग्राम है वो प्रिपेयर्ड हो सकता है। अभी कस्टमर होता है तो कस्टमर बैंक में जाके क्या कर सकता है, अकाउंट को ओपन कर सकता है, फंड डिपॉजिट कर सकता है, उसमें से पैसे निकलवा सकता है। मतलब एक कस्टमर जो होता है ये ऑब्जेक्ट वो एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो एक्सप्लेन करता है हमारा लास्ट वाला डायग्राम, यूज केस डायग्राम। ओके,
तो यूज केस डायग्राम हमेशा क्या बताता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये यूज केस डायग्राम है, फिर ये ऑब्जेक्ट डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है, या फिर क्लास डायग्राम है। ये सारी चीज़ें आपको जब भी आप प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करोगे उस टाइम पे आपको ज़्यादा यूज होती है। ओके, और इंटेंशन यही होता है कि सपोज अभी प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत बड़ा होता है। ओके, तो हर एक को टाइम नहीं होता है प्रोजेक्ट का जो भी थियोरी पार्ट दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन होता है, प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन होता है। तो मेन इंटेंशन यूएमएल डायग्राम का यही होता है कि वो डायग्राम देख के पता होना चाहिए यूज़र को या फिर किसी दूसरे पर्सन को जो प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, अभी प्रोजेक्ट में कौन से मॉड्यूल्स है, ये हमें एक्चुअली इससे पता चलते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम से पता चलता है। लॉगिन मॉड्यूल होता है या फिर कोई और मॉड्यूल हो सकते हैं। और क्लासेस में भी हम लोग सेम थिंग कर सकते हैं। क्लासेस में भी हमेशा वही चीज़ होता है कि एग्जैक्टली मॉड्यूल्स कौन से होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि कभी कभी अगर क्लास डायग्राम करते हैं तो कभी कभी ऑब्जेक्ट डायग्राम नहीं किया तो भी चलता है, बट इट डिपेंड्स। ओके, फिर कंपोनेंट डायग्राम भी हमें एक तरीके का फ्लो ही बताती है, एंड टू एंड क्या हो सकता है। ओके, उसके बाद ये लास्ट वाला डायग्राम, ये भी हमें वही एक्सप्लेन कर सकता है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में जो फिजिकल यूज़र है वो एग्जैक्टली कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट UML diagrams. That's it. Thank you. Don't forget to subscribe and press bell icon for new updated videos. Like and share videos with your friends.